हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सीरीज 500 क्वेश्चन की कंटिन्यू चलेगी और इसमें आपको देखने को मिलेंगे DSSB या फिर अदर स्टेट के जितने भी साइकोलॉजी में जिसका रोल होता है, अदर स्टेट के जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 10 क्वेश्चनों के यहाँ पर देखेंगे, सीरीज होगी। आपको ये देखना है कि आप 10 क्वेश्चनों में से कौन से क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं ले पा रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो और क्वेश्चन उसके बाद में आपका उसका आंसर मिलने के बाद में आपको ये कोई क्वेश्चन समझना है या फिर किसी अदर क्वेश्चन में भी डाउट हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी राय भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें आपके साइकोलॉजिकली, थ्योरेटिकली या फिर आपके पेडागोजिकली के सभी प्रकार के क्वेश्चनों का यहाँ पर समावेश मिलेगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपको इनको सॉल्व करके अच्छा भी लगेगा। और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके बेस बनाने में आपकी मदद करे, उसके बाद से आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसी के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि ये कोटेशन है और ये कोटेशन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है। तो इसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे आप एक बार और उसके बाद से आप खुद भी सोल्व करने की आराम से, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसका स्क्रीनशॉट ले और बाद में बहुत आराम से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण होता वो है जो आप कोई दूसरा आपको कोई चीज़ सिखाए उसको प्रशिक्षण बोलते हैं। अनुभव, जब आप खुद कोई चीज़ सीखो तो उसको अनुभव बोलते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा आप कोई ना कोई जब चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में निश्चित तौर पर एक परिवर्तन होता है, तो वही आपका सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। तो ये कहा गया है किसके द्वारा? गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। जब सीखने की क्रिया आरंभ होती है तो वो ना किसी स्थान से होती, ना किसी जगह से होती, ना ही किसी समय से स्टार्ट होता है। तो इन तीनों से सीखने का संबंध कभी नहीं होता है। सीखने का संबंध जन्म से ही, जो बालक के जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। जन्म सीखना जो होता है, कहाँ से आप बच्चे का शुरू हो जाता है? उसके जन्म से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता, अगर हम इसे कहें, क्षमता होती क्या है? क्षमता एक कैपेबिलिटी होती है। जैसे बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बैठने की क्षमता, चलने की क्षमता, साइकिल चलाने की क्षमता, टाइपिंग की क्षमता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग करना सीखते हैं तो स्टार्टिंग के दिनों से और जो 10 से 15 दिन का जो गैप होता है, स्टार्टिंग से 0 दिन से आप जो सीखना शुरू करते हैं और जब आप 10वें या फिर 15वें दिन पर होते हैं तो उसका परिणाम ये होता है, उसका परिणाम ये होता है, एक सेकंड, उसका परिणाम ये होता है कि आपकी स्किल में एक निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो किसी भी काम को करने की क्षमता है वो स्किल में डेवलपमेंट हो जाती है। क्षमता उसको बोलते हैं कि आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन जब आप उस काम को करने लगो तो वो आपकी स्किल कहलाती है, कौशल कहलाती है। जब आप बोलना सीखो और सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी वर्ड को बोल पाओ तो वो आपकी क्षमता है कि आप बोल पा रहे हो। लेकिन आप एक अच्छे वक्ता बन जाओ, एक अच्छे लेक्चरर बन जाओ, ठीक है, तो वो आपकी स्किल कहलाएगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कुशल है बोलने में, ये इंसान बहुत ज़्यादा कुशल है टाइपिंग करने में, ये इंसान बहुत ज़्यादा कुशल है आर्ट बनाने में। तो वो आपका स्किल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ने शिक्षा को क्या बनाया है? जब तक साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का पार्ट था तब तक दर्शन शास्त्र में हम देखें तो विचारों, भावों, इच्छाओं, इन सब का अध्ययन किया जाता था। फिर दर्शन शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान से जोड़ा गया जब आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था अरस्तु के निर्देशन में, तब मनोविज्ञान का उद्भव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। तो उस दौरान 13वीं शताब्दी के पश्चात में मनोविज्ञान, क्योंकि व्यवहारों, आचारों और जो इच्छाएं होती हैं या फिर प्रदर्शन होता है उन सब का अध्ययन है,
तो इन सब के अध्ययन को या फिर कह सकते हैं कि बालक को समझने के लिए शिक्षा का संबंध मनोविज्ञान से किया गया, ताकि एक शिक्षक को जब मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो उसे बालक को समझने में आसानी होगी। तो जब मनोविज्ञान को का संबंध शिक्षा से बना दिया गया तो इस बात को ध्यान में रखते बना दिया गया था कि वो ताकि एक टीचर बालक को समझ पाए। तो इस वजह से मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तो रायबर्न के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है या फिर किसी भी अन्य साइकोलॉजिस्ट के अनुसार पूछा जा सकता था, तो उस बात को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का साइकोलॉजी में खासकर शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की परिभाषा या फिर उसके स्वभाव को समझ लिया तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर भी उसी बात को देखना है कि जब हम एक बच्चे का संबंध शिक्षा से करें, शिक्षक से करें, तो वो बात हमेशा पॉजिटिव होगी, वो बात हमेशा पॉजिटिव होगी। जब एक बच्चे का संबंध हम समाज से करें तो वो भी बात हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगी। लेकिन एक शिक्षक का संबंध हम विषय से करें तो वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। विषय और बच्चे का संबंध एकदम पॉजिटिव में जाएगा। अब ये आंसर जो है, शिक्षक का संबंध हम विषय से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक का संबंध विषय से होने का मतलब है कि वो अपने विषय में बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। लेकिन अगर उसकी शिक्षा का संबंध हम बच्चे से या फिर समाज से नहीं करेंगे तो भले ही कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई भी कितना भी विद्वान हो, उसका क्या लाभ है। तो इस रीजन से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती है। जब आप किसी भी चीज़ को सीखते हो, आप किसी भी चीज़ को सीखो तो उसका प्रतिफल, दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आप किसी भी चीज़ को सीखोगे तो निश्चित तौर पर, बालक हो या फिर आप हो, डेफिनेटली आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा और वही आपका अधिगम कहलाता है। आप जब भी कोई काम सीखो, किसी भी चीज़ की लर्निंग करो तो आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही आपका सीखना कहला जाता है। जैसे कि पहले दिन आपने किसी बच्चे को लिखना सिखाया, ठीक है, उससे लिखा नहीं जाएगा क्योंकि आप उसे सिखा रहे हो, उसका अधिगम करा रहे हो। और जब वो बच्चा लिखना सीख जाएगा तो जो पहले दिन वो लिखना सीखा था उस कॉपी को, और जो वो 1 महीने 2 महीने बाद वो लिखना सीख चुका है, वो अधिगम उसका हो चुका है, तो उस कॉपी में देखना दिन रात का अंतर होगा। तो वो परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन, वो उसके बिहेव में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार, पहले उसे कलम भी पकड़नी नहीं आती थी, लेकिन आपने उसे कलम पकड़ना सिखाया तो धीरे धीरे उसका व्यवहार परिवर्तित होता चला गया। और जैसे ही व्यवहार परिवर्तित होता चला गया तो सीधी सी बात है, आप ये मानोगे कि बच्चे ने लिखना सीख लिया है। तो यही उसका अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। किशोर अवस्था, एडोलसेंस, जिसका पीरियड होता है अबाउट 13। जब बच्चा 13 साल से ऊपर जाने लगता है तो वो किशोर अवस्था में एंट्री कर जाता है। और 13 से 16 साल, 13 से 18 साल, 13 से 21 साल का पीरियड, अलग अलग वेरिएशन इसमें देखने को मिलते हैं अवस्थाओं में, अलग अलग किताबों में या फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब इसकी विशेषता की बात आती है कि जब बच्चा जवान हो गया, बच्चा तरुण हो गया, जवान हो गया, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। देखो, उसमें संवेग तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन संवेग एक जगह पर बिल्कुल नहीं टिकेंगे, उन संवेगों में अस्थिरता पाई जाएगी। तो इस कारण से अस्थिरता की समस्या उसके साथ में जुड़ी रहेगी। उसके शारीरिक परिवर्तन, लड़कों में दाढ़ी, मूंछ, इस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लड़कियों में अंग विकसित होने के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनके व्यवहार, उनके संवेगात्मक, उनमें संवेगात्मक समस्याएं, इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे अलग अलग चीज़ों को लेकर, गुस्सा या फिर प्यार या फिर मित्रता, ये सभी जो संवेग है इनकी तीव्रता देखने को मिलेगी। लेकिन व्यवहार में स्थिरता देखने को नहीं मिलेगी। व्यवहार में स्थिरता बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। आप एक जैसे कि वृद्धावस्था होती है तो वो सभी को आश्रय देने की उसमें स्वभाव मिलता है।
ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, जब एक किशोर छोटा होता है तो उसमें उद्यमता, वो मतलब उद्यम ज़्यादा करता है, इधर उधर कहते हैं कि चंचल बहुत होता है। तो जब वो बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसका जो स्वभाव होता है इन दोनों चीज़ों पर नहीं टिका रहता, उसमें तो अलग अलग भाव उत्पन्न होते रहते हैं, तो व्यवहार में स्थिरता बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है किस प्रकार से? तो बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, या फिर बच्चों के चरित्र निर्माण में, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सभी प्रकार से मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, एक बच्चे को समझने में, चरित्र निर्माण करने में, व्यवहार में, सभी प्रकार की चीज़ों में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ जब व्यक्तिगत अध्ययन हम करते हैं, व्यक्तिगत टेस्टिंग हो रही होती है। व्यक्तित्व एक आपकी पर्सनालिटी एक चैप्टर होता है, उसमें टेस्टिंग आती है पर्सनालिटी, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। तो वो 2 प्रकार उसके होते हैं, आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। तो वस्तुनिष्ठ में यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी विधियाँ होती है। तो उनमें से कौन सी विधि यहाँ पर नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ सबसे पहले समझना जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ होता क्या है। वस्तुनिष्ठ, आपको मैंने कोई विषय वस्तु दी, आप उसका अगर सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर सकते हो, तो वो चीज़ वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। मतलब उसकी स्टडी तो कर सकते हो लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप उसे वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैंने आपको कोई विषय वस्तु दी, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए दी, जैसे कि परमे का सिद्धांत है, या फिर आइंस्टीन का सिद्धांत है, तो आपने पहले उसे पढ़ा और फिर उसकी टेस्टिंग की, तो जिसमें दोनों चीज़ हो सकती है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, जिसमें आप उस चीज़ को पढ़ भी सकते हो और उस चीज़ का टेस्ट भी कर सकते हो। तो जब दोनों चीज़ हो सकती है तो वो चीज़ कहलाती है ऑब्जेक्टिव, या फिर वो तरीका कहलाता है ऑब्जेक्टिव। आप किसी इंसान के बारे में कोई बातें सुनो और फिर उसे टेस्ट कर पाओ, तो वो उस तरीके से जब आप किसी इंसान का व्यक्तित्व जांचते हो तो वो वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। और वस्तुनिष्ठ विधि भी केवल एक प्रकार की नहीं होती। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रयोगात्मक विधि से वस्तुनिष्ठ विधि होगी, उपचारात्मक विधि से अगर हम किसी का व्यक्तित्व जांचते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ विधि होगी, निरीक्षण विधि से अगर किसी का व्यक्तित्व जांचते हैं तो वो भी वस्तुनिष्ठ विधि होगी। लेकिन आत्मनिरीक्षण आत्मनिष्ठ में आती है, ठीक है, जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो आत्मनिरीक्षण विधि आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? मूल वृत्ति का जो एक बहुत अच्छा वर्णन किया है मैकडूगल ने, 14 प्रकार की मूल वृत्तियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आपको भय लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, तो आप भाग जाओगे अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। जब आप किसी चीज़ से घृणा करते हो तो आप क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको, जब आप किसी चीज़ से घृणा करते हो तो आपको अप्रिय लगनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हो, गुस्सा आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है? अगर आप की मूल प्रवृत्ति, आपका स्वभाव, आपका नेचर गुस्से का है, तो आप हमेशा आक्रामक रहोगे युद्ध करने के लिए, ठीक है, युद्ध प्रियता, आपको लड़ाई अच्छी लगेगी। आश्चर्य, आपको अगर किसी बात पर आश्चर्य है तो यहाँ पर संवेदना, सेंसेशन नहीं होगा उसके प्रति, संवेदना आप प्रकट नहीं करोगे, बल्कि आश्चर्य में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप उसको किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप आश्चर्यचकित हो तो आप जानने की इच्छा रखते हो कि ऐसा क्यों है। तो हमने यहाँ पर देखे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन, आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और 10 में से आपके कितने को यहाँ पर आपके मार्क्स बने, तो वो बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपने 10 में से कितने नंबर यहाँ पर आपके एकदम सही हुए हैं।
कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो जो डाउटफुल है तो उसे भी बताएं, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके माइंड में है, जो आप जिसका आंसर नहीं आपको अभी तक क्लियर है, तो वो भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो या फिर ये क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अपना ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना।